हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर आपको करवाया जाता है कंप्लीट डीएलआईएस और बीएलआईएस से संबंधित डिप्लोमा और कोर्स का सिलेबस, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं। आज अपने बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है लाइब्रेरियन की न्यू वैकेंसी के बारे में। इसमें आज अपने ए टू जेड सारा काम करेंगे। और एक और चीज़, इसका सिलेबस जो है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें हिंदी में नहीं मिल रहा है, इसका सिलेबस हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका हिंदी में आपको सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस। अगर आप सिलेबस को समझ लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो मैं इसका हिंदी के अंदर भी आपको, इस वीडियो के अंदर ही आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। अगर आप 2026 के अंदर कर रहे हो डीएलआईएस या बीएलआईएस, तो आप 2027 से पहले पहले जब ये भर्ती आएगी, या हो सकता है ये भर्ती 2026 के लास्ट में भी आ जाए, तब तक आप इसके लिए अवेलेबल हो पाओगे या नहीं, इस सभी बातों के बारे में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है, तो आप कौन सी भर्ती के अंदर एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, और अगर आप में से अब कोई कोर्स करना चाहता है और वो लाइब्रेरियन बनना चाहता है, तो मैं उसको एक अच्छी सी राय देने वाला हूँ कि आप ये वाला कोर्स कर लो आज के टाइम में, क्योंकि अभी 1 जुलाई से न्यू फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं डीएलआईएस, बीएलआईएस, सीएलआईएस के। तो इसमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए कि आने वाली, भविष्य में आने वाली भर्ती 2027 में लाइब्रेरियन की भर्ती में आप एलिजिबल हो सको, किस भर्ती में कितना टाइम लगेगा, ये तो अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये भी जानना चाहता है कि सर मैं अभी कौन सी भर्ती में करूं डिप्लोमा, जिसके कारण मैं आने वाली, भविष्य में आने वाली लाइब्रेरियन भर्ती, यानी कि अभी जो आने आएगी इसी साल, इस साल के अंत में जो भर्ती आएगी 2027 में, जिसकी परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर वो एलिजिबल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो इन सारी बातों के बारे में अपने करने वाले हैं विस्तार से चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते अपने शुरू करते हैं लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं वो तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने हर एक चीज़ बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं या क्या क्या चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सको। मैं बस एक नॉर्मल 1 मिनट के लिए, ओनली फॉर 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अपने सीधी सिलेबस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो जो है, ये कंप्लीट वीडियो आज की तारीख में जो मैं लेकर आया हूँ, ये केवल और केवल लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, ठीक है, और थर्ड ग्रेड के सिलेबस के बारे में चर्चा करने के लिए लेकर आया हूँ। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो उसके लिए लेकर आया हूँ। स्टेट लेवल पर कौन दे सकते हैं और राज्य स्तर पर कौन कौन भर्ती के अंदर भाग ले सकते हैं, और अभी जो छत्तीसगढ़ के अंदर भर्ती आई है उसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, क्या बाहर के राज्य के लोग, पंजाब हरियाणा से भी हमारे यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या हम किसी अन्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर कहीं पर भी जाकर एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, इन सारी बातों के बारे में अब अपने यहाँ करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि यदि आपने सीएलआईएस किया हुआ है, सीएलआईएस क्या होता है, एक बेसिक डिप्लोमा होता है। ठीक है, सीएलआईएस के अंदर आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, C.LIB फिर .I फिर .SC, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर ये दोनों अलग अलग है क्या। नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का अलग अलग सिस्टम होता है। इस हिसाब से ये सर्टिफिकेट है और ये डिप्लोमा है, लेकिन इनकी जो योग्यता जो होती है, या फिर इनके जो भी मान्यताएं जो होती है वो समान ही होती है। ये सीएलआईएस के अंदर ही माने जाते हैं, जिसका पूरा नाम होता है लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान सर्टिफिकेट या लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके लिए आप 10वीं या 12वीं अगर आपने की हुई है तो आप कर सकते हो। इसकी अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन जब तक ये एग्जाम वगैरह इसके कराते हैं, वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अन्य यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम 1.5 साल का समय लग जाता है आपके घर में मार्कशीट पहुंचने तक। ठीक है, बाकी ये 6 महीने का डिप्लोमा होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 1 साल, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपके घर पे डिप्लोमा जो है ये पहुंचा देती है, प्रोवाइड करवा देती है। आपके कंप्लीट पेपर वगैरह कराकर, आपके कंप्लीट सिलेबस का प्रैक्टिकल सब कुछ करवाकर आपके घर में ये डिप्लोमा आ जाता है। फिर ज़्यादातर बच्चे करते हैं डीएलआईएस, तो डीएलआईएस और बीएलआईएस, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। यदि आप लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा कर रहे हो, ये क्या बेसिक नहीं है, अब ये हो गया डिप्लोमा। ठीक है, तो डिप्लोमा के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए, और ये वैसे 1 साल का होता है, परंतु मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो सच है वही सच है। इसको कंप्लीट कराने में यूनिवर्सिटी 2 साल का टाइम ले लेती है, कम से कम 2 साल 3 महीने जब कंप्लीट होते हैं, तब जाकर अगर आप एक ही बारी में सारा सिलेबस कंप्लीट करके पास हो जाते हो तो आपके घर पे आती है मार्कशीट। फिर अपने बात कर लेते हैं बीएलआईएस के बारे में। बीएलआईएस जो होती है वो एक डिग्री होती है, क्यों, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बीएलआईएस के लिए एलिजिबल हो। अब अपने बात कर लेते हैं कि ये कितने साल का होता है। ये भी 1 साल का होता है, और 1 साल का होने के कारण ये नहीं है कि 1 साल के अंदर आपको करवा देती है, इसको करवाने में भी यूनिवर्सिटी कम से कम 2 साल का टाइम ले लेती है। ठीक है, ये भी सूचना, लाइब्रेरी में सूचना विज्ञान सनातन डिग्री होती है। फिर आ जाती है पीजीडीएलआईएस, ये भी सेम ही होती है, ग्रेजुएशन पास होती है, परंतु ये पीजी डिप्लोमा होता है। ठीक है, यानी कि ये लाइब्रेरियन साइंस के अंतर्गत है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है। इन सब के क्या क्या लाभ है, इनके लिए मैं आगे अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते थे सर हम कितने कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और कितने टाइम में पूरा होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं अब तक के जो इतने कोर्स थे ना, डीएलआईएस तक और बीएलआईएस, इन दोनों के फायदे बता देता हूँ। बीएलआईएस अगर आपने की हुई है ना, अगर आपने बीएलआईएस की हुई है, ठीक है, तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, और थर्ड ग्रेड दोनों एग्जाम दे सकते हो। इसका एक अलग से और फायदा होता है। अलग से क्या फायदा होता है कि आप अपने स्टेट, यानी कि आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान के अलावा और अन्य स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी भर्ती आ जाती है अगर लाइब्रेरियन साइंस की, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। ये होती है बीएलआईएस की खासियत। परंतु डीएलआईएस में ऐसा नहीं होता।
एक फायदा हो जाता है। यदि आपने केवल 12वीं कर रखी है तो सिर्फ और सिर्फ आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो लाइब्रेरियन के अंदर। परंतु यदि आपने 12वीं के अलावा ग्रेजुएशन भी कर रखी है परंतु आपने डीएलआईएस कर रखा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन तो की हुई है परंतु आपने ओनली डीएलआईएस कर रखा है, तो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल हो। परंतु इसके अंदर एक और चीज है, वो चीज ये है कि अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हो तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आप अदर स्टेट में एग्जाम नहीं दे सकते हो, परंतु बीएलआईएस से आप दे सकते हो। इस तरह अगर आपने एमएलआईएस करनी है, अगर आपने एमएलआईएस ये होती है मास्टर डिग्री, इसमें आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम दे सकते हो, फर्स्ट ग्रेड से लेकर ठीक है थर्ड ग्रेड तक तीनों एग्जाम दे सकते हो और किसी भी स्टेट में दे सकते हो। इसके लिए आपको अगर ये डिप्लोमा करना है तो आपको बीएलआईएस किया हुआ आपका जरूरी होना चाहिए, उसके बाद ही आप एमएलआईएस कर सकते हो। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं पीएचडी करनी हो अगर लाइब्रेरियन साइंस के अंदर आपको, तो आपके पास एमएलआईएस होनी चाहिए। एमएलआईएस अगर आपने की हुई है तो आप लाइब्रेरियन साइंस के अंदर पीएचडी कर सकते हो, परंतु इनका टाइम जो है वो बहुत दोनों का अलग अलग है। एमएलआईएस करने के लिए 1 से 2 साल का टाइम लगता है, वैसे इसको यूनिवर्सिटी कम से कम 3 साल के अंदर कंप्लीट करवाती है। उसी तरह अगर आप कर रहे हो पीएचडी एमएलआईएस के अंदर ही, तो आपके पास लगभग लगभग आपको अगर पीएचडी करनी है आपको लाइब्रेरियन साइंस में, तो आपको 3 से 5 साल का टाइम लगता है। ये उच्च शोध स्तर होता है, यानी कि आप इसमें जो आपके जिले के अंदर लाइब्रेरियाँ होती है ना, यानी कि यहाँ पर 33 जिले के अंदर जितनी लाइब्रेरियाँ, एक बड़े स्तर की लाइब्रेरियाँ होती है, तहसीलों के अंदर लाइब्रेरियाँ होती है ना, उसके अंदर जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करने चाहते हो तो उसके लिए पीएचडी आपकी की हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए लाइब्रेरियन बनने के लिए। अब अपने बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन के सिलेबस के बारे में कि लाइब्रेरियन के सिलेबस के अंदर क्या कुछ आता है। अगर फिर भी कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं है तो आप इस ग्राफ से दे सकते हैं। अगर आपने सीएलआईएस किया तो आप लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम से दे सकते हो, डीएलआईएस किया तो ग्रेड थर्ड का एग्जाम से दे सकते हो। प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपने डीएलआईएस भी किया और ग्रेजुएशन भी किया है, यानी कि बीए या बीएड की हुई है, तो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो। बीए नहीं, बीएड की हुई हो, बी होनी चाहिए। अगर आपने बीएड करके डीएलआईएस कर रखी है तो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं बीएलआईएस लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड का एग्जाम दे सकते हैं, और अदर स्टेट में भी, यानी कि अपने स्टेट के अलावा अदर जो स्टेट है अलग से जो जितने भी राज्य है उसमें एग्जाम दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं एमएलआईएस ग्रेड सेकंड फर्स्ट, ठीक है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो होता है उनका एग्जाम भी दे सकता है। यानी कि अगर आपने 12th पास है तो सीएलआईएस और डीएलआईएस कर सकते हो, परंतु थर्ड ग्रेड के लिए होगी, ग्रेजुएशन के लिए बीएलआईएस करनी होगी। अगर आपने बीएलआईएस करते हो तो ग्रेड सेकंड और थर्ड दोनों दे सकते हो। और हायर एजुकेशन अगर आपको हाई पोस्ट चाहिए, जो अभी मैंने बताया था, तो बीएलआईएस के बाद में एमएलआईएस करते हो, और उसके बाद में भी हायर एजुकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बीएलआईएस की हुई है तो बी आप फिर कर सकते हो एमएलआईएस। अगर आपने एमएलआईएस किया है तो फिर हायर लाइब्रेरी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और वो डिग्री भी आप कर सकते हो। अब अपने बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो तो किस किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग जो है उसको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। उसके बाद में अगर आप एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी आयु सरकार ने 35 से 40 वर्ष कर रखी है या फिर 40 वर्ष कर रखी है लास्ट फॉर्म भरने की, 40 वर्ष से ज़्यादा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो अगर आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी या बी एमबीसी के अंदर हो तो आपको क्या करना, ईडब्ल्यूएस के अंदर हो अगर आप, तो आपको 5% की छूट मिल जाती है, 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, परसेंट की नहीं 5 वर्ष की। यदि आप सामान्य के अंदर हो, यानी कि जनरल पुरुष के लिए तो कोई छूट नहीं है, पुरुष के लिए कोई छूट नहीं है, परंतु यदि आप सामान्य महिला हो तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप ओवर एज हो चुके हो फॉर्म भरने के लिए फिर भी आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। उसके बाद में जो बच्चे जो आते हैं, राजस्थान की महिलाओं की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ पर जो बात की थी ना, यहाँ पर ये केवल और केवल पुरुष के लिए बात की थी, अब मैं महिलाओं की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में जितनी भी एससी एसटी या ओबीसी की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष तक की छूट मिल जाती है। और इसके अलावा जो दिव्यांग है, जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, उनको भी 10 वर्ष की छूट राजस्थान के अंदर मिल जाएगी। यानी कि अगर आप एवरेज हो चुके हो फॉर्म भरने के लिए तो आपको 5 वर्ष की, तो यहाँ पर केवल पुरुषों को एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाएं होती है, यानी कि एससी एसटी से ऊपर होती है, जो जनरल की महिला ओनली फॉर महिला होती है, उनको 5 वर्ष तक की छूट जो है वो सरकार देती है। फिर एससी एसटी ओबीसी के लिए जो राजस्थान के अंदर जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है, और उसके अलावा दिव्यांग पीडब्ल्यूडी है उनको भी 10 वर्ष की छूट मिलती है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप सामान्य पुरुष हो तो आप 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यदि आप एससी एसटी या ओबीसी के अंदर हो तो आप 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर महिला हो तो कुछ ज़्यादा छूट मिल जाएगी, 5 से 10 साल की, यानी कि आप 55 वर्ष तक की आयु में भी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। कितने साल के लिए आपको छूट मिलेगी, हर एक चीज़ बता दी आपको, कौन कौन सा डिप्लोमा, कौन कौन सी डिग्री चाहिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बता दी गई है। अब अपने बात करेंगे डीएलआईएस और बीएलआईएस के सिलेबस के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो समझा दूंगा। परीक्षा का जितना भी पैटर्न है वो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न यही रहने वाला है। ये केवल और केवल लाइब्रेरियन ग्रेड
थर्ड का सिलेबस है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, बाद में मैं हिंदी में बताऊंगा इसको कंप्लीट, ठीक है। जिसके अंदर आपका फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा, यानी कि आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जिसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 और दूसरे में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, परंतु उनके नंबर जो होंगे वो 200 नंबर होंगे। आपको कितना समय मिलेगा? आपको समय मिलेगा केवल और केवल 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे पहले पेपर में, 2 घंटे दूसरे पेपर में। 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स 200। और उसी तरह दूसरा पेपर है, उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो 200 के ये क्वेश्चन हो गया। और आपको घंटे जो है वो आपको दो दो मिलेंगे अलग अलग में, ठीक है। टोटल आपके जो मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 400 नंबर, यानी कि आपके 400 नंबर का एग्जाम होने वाला है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का। इसी तरह तरीके से लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का भी सेम ही पैटर्न है, परंतु ये जो सेकंड पेपर है इसके अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो होती है ना उसके अंदर केवल और केवल एक ही यूनिट आती है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर ये वाली एक ही यूनिट जो है वो आती है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर। वो मैं बता देता हूँ कौन सी आएगी, मैं हिंदी में भी बता दूंगा ताकि बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। परंतु लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर कम से कम 5 से 7 यूनिट आती है, इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाई लेवल का सिलेबस हो जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन की सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा। ये सिलेबस लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का है, जिसका पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें से आती है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इसमें राजस्थान के समय के मामले, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान आता है, और शैक्षिक मनोविज्ञान आता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होता है वो इसके अंदर आपको आएगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट के अंदर। और एक और शर्त है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम अगर आप कम से कम इसमें 40% अंक लाते हैं, यानी कि अगर आप 40% अंक लाते हैं तभी आप, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ कि आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें आपके 35 नंबर ही बने हैं, ठीक है। और पेपर सेकंड होता है 200 नंबर का पेपर फर्स्ट होता है और 200 का पेपर सेकंड होता है। मान लीजिए आपके पेपर सेकंड के अंदर 190 नंबर बन गए 200 में से, परंतु अगर आपके पेपर फर्स्ट के अंदर 35%, यानी कि 35 से 70 से भी कम नंबर बने, अगर आप 70 से भी कम नंबर बनाते हो, तो आपको ये मान लीजिए कि आप फर्स्ट पेपर में फेल हो जाओगे, तो कम से कम आपको 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि आपको 70 प्लस नंबर लाने तो जरूरी है फर्स्ट पेपर में, तभी आप सेकंड पेपर में पास माने जाओगे। वरना अगर आप एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ले आते हो तो भी आप फेल की श्रेणी में आते हो, पेपर आपका सही नहीं माना जाता है, ठीक है। अब इसमें अन्य बातों पर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सेकंड ग्रेड, ठीक है, और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के अंदर जो जीके का पोर्शन होता है ना, वो क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। जीके जो होता है वो दोनों का सेम टू सेम होता है, परंतु जो डिफरेंस आता है वो आता है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के अंदर। जो द्वितीय पेपर है, द्वितीय पेपर के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब अपने बात करने वाले हैं कि लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के अंदर, द्वितीय पेपर के अंदर कौन सी चीजें हैं जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड से अलग होगी। लेकिन इससे पहले अपने बात करेंगे जीके के बारे में, थर्ड ग्रेड के पेपर के बारे में, कि थर्ड ग्रेड के अंदर कौन कौन से जीके के टॉपिक है जो विस्तार से आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। यानी कि मैंने अभी तो यहाँ पर तो केवल और केवल इतना ही ऊपर ऊपर से बताया, परंतु इनके अंदर भी तो टॉपिक होते हैं ना बहुत सारे। यानी कि मैंने तो ऐसे बता दिया कि इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान आएंगे, लेकिन इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। फिर अपने बात करेंगे उसके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के सेकंड पेपर के बारे में। ये अभी जो बात चल रही है अपनी, वो बात चल रही है एक बार फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी कि अभी मैं आपको फर्स्ट पेपर के बारे में बता रहा हूँ कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आपको करना होगा। तो चलो सबसे पहले अपने चलते हैं जीके पर, फिर अपने बात करेंगे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के सेकंड पेपर के बारे में। अब अपने पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए मैं हिंदी में लेकर आ चुका हूँ, कहीं पर भी आपको हिंदी में सिलेबस अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो अब अपने इसके अंदर बात कर लेते हैं कि हिंदी के अंदर जो मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ ना, ये सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का मैं एक साथ में बता रहा हूँ फर्स्ट पेपर का सिलेबस। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है वो सेम होता है, इसलिए मैं दोनों का एक साथ में आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि जो थर्ड ग्रेड वाले बच्चे हैं लाइब्रेरियन के लिए, और जो सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं लाइब्रेरियन के लिए, डीएलआईएस या बीएलआईएस के बच्चे हैं, वो दोनों जीके के लिए ये वाला सिलेबस दोनों में सेम रहने वाला है। लेकिन सेकंड पेपर जो होता है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, उसमें दिन रात का फर्क होता है। तो सेकंड पेपर का मैं अलग अलग सिलेबस बता दूंगा, लेकिन ये सिलेबस मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, तो आप एक साथ प्लीज इसको ध्यान से देखिए और सुनिएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, जिसके अंदर आपके आने वाली है सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामान्य जानकारी के अंदर। इसमें आपकी भौतिक विशेषताएं आएगी, और उसके अलावा जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन और डेयरी विकास। पशुधन और डेयरी विकास पर जो नए आंकड़े अभी आए हैं ना, वही पढ़ना, पुरानी किताबें मत पढ़ना, वरना आप फेल हो सकते हो। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के अभी नए आंकड़े आएंगे, जब आपकी भर्ती आएगी तब नए आंकड़े आएंगे। तब उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो आपके लिए और ले आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप पास हो जाए। और मैं आपको लाइब्रेरियन के जो टॉपर्स रह चुके हैं आपसे पहले, उनसे भी बात करवाऊंगा लाइव में, जिससे आप कुछ चीज़ें को समझ जाओगे कि आपको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता है विकास, साक्षरता और लिंगानुपात। ये जो नए नया डाटा आया हुआ है वही पढ़ना है आपको, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। जनजातियां, उद्योग के और उनके प्रमुख पर्यटक केंद्र, ठीक है, उद्योग का भी न्यू डाटा आ चुका है, वही पढ़ना है। पुरानी किताबें जो है वो नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति के अंदर आपके आएंगे कालीबंगा, आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता, ठीक है। और उसके अलावा
8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, अजमेर के चौहान वंश, दिल्ली संतुलन के साथ मेवाड़ और रणथंभौर आएंगे, राजस्थान के मुगल सांगा प्रताप और आमेर के मानसिंह एवं चंद्रसेन जी आएंगे, चंद्रसेन है जो उनके बारे में, और बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ राज, यानी कि कंप्लीट आपका हिस्ट्री जो है वह आने वाली है। एक इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, यानी कि अब इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए कम से कम 3 महीने लग जाते हैं या 2 महीने तो लग जाते हैं, परंतु ऐसी चीजों में से क्वेश्चन आते हैं 4 से लेकर 6 क्वेश्चन, और जो अन्य चीजें होती हैं उनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो अपने इन सिर्फ और सिर्फ ये इतिहास रटने के चक्कर में कम पढ़ते हैं, जिसकी वजह से अपने क्या हो जाते हैं, बाकी स्टूडेंट से फेल हो जाते हैं, बाकी स्टूडेंट हमसे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें लानी है लाइब्रेरी इन ग्रेड 3rd और 2nd के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि सही स्टूडेंट वही होता है जो कम टाइम में अधिक से अधिक और अच्छी चीज़ें पढ़कर नंबर ले आए, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको हमेशा पढ़ना होता है, इसमें से अधिक क्वेश्चन जो होते हैं लगभग इसी में से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर आपके आने वाली है 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति प्रजामंडल आएगा, किसान आंदोलन और जनजाति आएंगी, और राजस्थान का एकीकरण। इनमें से कम आपके 5 से 7% जो होते हैं केवल और केवल राजस्थान इतनी सी चीज के अंदर से आपके बनकर आ जाते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या क्या चीज आएगी, तो उसमें आपके आएंगे लोक देवता और देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला और मंदिर, पेंटिंग आएंगी, मेले आएंगे, त्योहार आएंगे, रीति रिवाज और वेशभूषा आभूषण आएंगे, लोक संगीत आएगा, नृत्य आएगा, और भाषा और साहित्य आपके लिए आने वाला है, ठीक है। और अब अपने बात कर लेते हैं अन्य चीजों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपके क्या क्या आने वाला है सिलेबस के अंदर। देखो अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए चैनल, मैं टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आपके राज्यपाल का कार्यकाल, भूमिका और कार्य आएंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आएंगे, राज्य सचिव आएगा, राजस्थान लोक सेवा आयुक्त एवं संगठन आएंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग आएंगे, पंचायती राज आएगा, और राजस्थान के राज्य विधानसभा जो है वो आपको पढ़कर जानी होगी। ये आपके राजस्थान की पॉलिटिकल जो है वो लाइब्रेरियन 3rd और 2nd ग्रेड के अंदर रहने वाली है। फिर अपने बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर ओनली फॉर राजस्थान आ रहा है अभी तक, और राजस्थान के अंदर भी क्या चीजें आने वाली है, वो आने वाली है, ठीक है। राजस्थान की आर्थिक, राजनीतिक, खेल, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स के जो टॉपिक है वो पढ़ लेना, उनसे संबंधित राज्य स्तर के प्रमुख वर्तमान मुद्दे। तो अब आपको मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, आज के टाइम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 महीने पहले क्या होता था, 6 महीने का करंट पूछा जाता था, अब केवल और केवल 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इस बार करंट जो है आपको ज्यादा अपडेटेड करंट पढ़ना है, ज्यादा पुराना भी नहीं पढ़ना कि आप 1 साल पुराना पढ़ने लग जाओ, इतने क्वेश्चन उनसे नहीं आते हैं, जितने क्वेश्चन कम से कम 1 से लेकर 4 महीने पुराने करंट अफेयर में से इस बार पूछे गए हैं। आपके पुराने पैटर्न को मैंने उठाकर देखा है, आपके लाइब्रेरियन के अलावा जो टीचर के एग्जाम होते हैं 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, तो उसमें से मैंने बहुत सारी चीजें नोट की है, उनका मैंने पूरा चार्ट बना रखा है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है उसके बारे में अपने अलग से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक जानकारी है, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषता और वैश्विक पवन प्रणाली, ये सारी केवल और केवल बेसिक जानकारी है, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, इतने नहीं आते हैं। लेकिन भारत की भौगोलिक व्यवस्था, मानसून प्रणाली, जल निकास, वनस्पति और ऊर्जा को ओनली फॉर इतना ही पढ़ना है, जैसे भौगोलिक विशेषता पढ़ लेना, ठीक है, बेसिक लेवल का, ठीक है, मानसून प्रणाली पढ़ लेना, जल निकास, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, बस इतना पढ़ लेना आप इंडिया का, ठीक है। यही आपकी लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के अंदर आने वाला है। फिर अपने बात कर लेते हैं भारतीय इकोनॉमिक्स की, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की। इसमें भारत में कृषि उद्योग, मैंने अभी बोला था न्यू टॉपिक है, न्यू जो करंट के डाटा वही उठाना, ठीक है, सेवा क्षेत्र और वृद्धि और विकास, ठीक है। उसके बाद में भारत में विदेशी व्यापार रुझान, ये जो जितनी भी विदेश नीतियां अब बनी है, लगभग आप यूं मान लीजिए 2022 से लेकर 2026 तक जितनी भी विदेश नीतियां न्यू जो अभी बनाई गई है उनको पढ़ना है। और उनके अलावा आपको क्या चीज और पढ़नी है, उनके अलावा पढ़नी है जो 2014 के बाद में कुछ विशेष नीतियां, यानी कि ज्यादा नहीं, केवल कुछ 1-2 ऐसी विशेष नीतियां जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अलग से वीडियो में, क्योंकि अभी अपने सिलेबस पर चर्चा करें वही पढ़ने हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अपने बात कर लेते हैं भारतीय संविधान। फिर भारतीय संविधान के अंदर से आपके 1919 से लेकर 1935 में भारत सरकार के अधिनियम जितने भी बने थे ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, और फिर भारतीय संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषता और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राजनीति, राज्य में नीति निर्देश सिद्धांत को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और फिर आपके पूछे जाएंगे भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में, फिर राजनीतिक दल का दबाव, ठीक है, भारत में विदेश नीति सिद्धांत निर्माण, नेहरू का योगदान, और उसके बाद में यूएनओ वैश्वीकरण, विशेष संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक उभरते रुझान, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में इतना सिलेबस तो नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
जब आप ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपके सिलेबस की, तो उसमें ऊपर ऊपर यही आएगा। तो इसमें जो चीज़ें दी गई है ना, मैंने वही चीज़ नंबर लगा लगा कर, इसी ये 1 2 3 4 5 नंबर लगाए हुए हैं ना, इसी तरीके से मैंने नंबर लगाकर बताई है। जैसे कि मैंने 1 नंबर पर आपको ये 3rd ग्रेड का सिलेबस है और 2nd ग्रेड के भी फर्स्ट पेपर का सेम ही सिलेबस है, इसलिए मैंने जो चीज़ें पूछी जाती है वो चीज़ें आपको बताई है, और वो भी हिंदी में बताई है। जैसे इसके अंदर आपको जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चर के बारे में मैंने पहले बता दिया था। 2 नंबर पर मैंने आपको करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, तो ओनली फॉर राजस्थान का बताया था। 3 नंबर पर मैंने बताया था जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये आपके 3rd ग्रेड का भी सिलेबस और 2nd ग्रेड का भी सेम ही सिलेबस है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। फिर लास्ट में जो आ जाती है वो आ जाती है इकोनॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अभी मैं लास्ट में आपको साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर ये चीज़ कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में भी इतना ज़्यादा ही जीके पढ़ना पड़ता है और 2nd ग्रेड में भी इतना ज़्यादा ही जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनिवार्य है, तो आपको इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप ये चीज़ देख लीजिए, मैंने यही नंबर वाइज आपको चीज़ें जो है वो नीचे सिलेबस के अंदर बताई है। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस पर चल लेते हैं अपने, और सिलेबस पर चलने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, ये रहा। ठीक है, सिलेबस जो है वो सेम ही रहने वाला है 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का भी। 1 नंबर पर मैंने जो बताई थी वो चीज़, तो अब अपने बात कर लेते हैं कि मैंने 1 नंबर पर जो चीज़ बताई थी वो, मैंने अभी आपको बताया कि सिलेबस जो है वो कुछ अलग आपको नहीं बताया गया है। जनरल नॉलेज के बारे में, जियोग्राफिकल जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें थी 3rd ग्रेड में भी जो चीज़ बताई गई है वही चीज़ आपको बताई थी। 2 नंबर पे मैंने आपको बताया था वो चीज़ ये बताई थी कि आपको क्या-क्या करके आना है। 2 नंबर पे 3rd ग्रेड के सिलेबस में भी करंट अफेयर लिखा हुआ था, तो मैंने 2 नंबर पर करंट अफेयर आपको बताया था, ओनली फॉर राजस्थान का करंट अफेयर बताया था। जैसा-जैसा आपका सिलेबस है, मैंने उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। फिर 3 नंबर पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। यही आपका लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का सिलेबस है और यही आपका लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का सिलेबस है। मैंने वही बताया, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। अब सिलेबस इतना ज़्यादा दे रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइब्रेरियन लगना भी तो काफ़ी अच्छी बात होती है और काफ़ी आसान होता है, परंतु इतना आपको पढ़ना होगा क्योंकि एक वेल प्लेड लेवल की जॉब है, और बिना किसी इंटरव्यू के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप केवल एक बार के अंदर ही जॉब लग जाते हो। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि आप, अब अपने बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, अब आपकी साइकोलॉजी कितनी रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ टॉपिक। बाकी इसके अलावा मैं आपको सिलेबस भी अन्य जगहों पर भी सेंड कर दूंगा। उसके अंदर आपकी रहने वाली है शैक्षणिक मनोविज्ञान कक्षा स्थिति, ठीक है, उसका अर्थ और दायरा, वर्दी और विकास, ठीक है, अधिगम निहिरता अधिगम, ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीज़ रहने वाली है ये पोर्शन भी अपने देख लेते हैं। ठीक है, आपका व्यक्तित्व और अर्थ एवं सिद्धांत ये भी आपको पढ़ना होगा। बुद्धिमत्ता और संरचना की जितनी भी पोर्शन है वो आपको पढ़ने होंगे। प्रेरणा अधिगम और उपलब्धि, ये सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीट पढ़नी होगी। तो बच्चों, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का जो जीके का पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के अंदर भी जितना भी जीके का पोर्शन था उनको मैंने अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया है। उसके अलावा अब अपने बात कर लेते हैं 2nd पेपर की। अभी जो 3rd ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ये 3rd ग्रेड का फर्स्ट पेपर था जिसके अंदर जीके जो आता है वो दोनों में सेम होता है, इसलिए मैंने एक जगह बता दिया है। अब 3rd ग्रेड के 2nd पेपर में कौन कौन सी यूनिट आएगी और उनको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है। तो ये आपके 3rd ग्रेड का 2nd पेपर है। 2nd ग्रेड के पेपर के अंदर जो है, 2nd पेपर के अंदर अभी आने वाला है वो चीज़ें हैं, ये है कि ज्ञान जगत पहली यूनिट होगी आपकी। जो यूनिट है उसका टॉपिक है ज्ञान जगत। उसके अंदर आपको संरचना एवं गुण, विषय निर्माण विधियां, विभिन्न प्रकार के विषय वर्गीकरण की विभिन्न योजनाओं में दर्शाए गए विषय जगत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में जो चीज़ आ जाती है, जो चीज़ आपको इंग्लिश में मिल रही है ना सिलेबस में, वही चीज़ मैं हिंदी में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। फिर आ जाएगी ग्रंथ सूची विवरण। ठीक है, ग्रंथ सूची विवरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जिसमें आपके कैटालॉगिंग के उद्देश्य, संरचना, प्रकार एवं भौतिक प्रपत्र, जिसमें ओपीएससी भरने के नियम शामिल हो, सूचीकरण के मानवा सिद्धांत, ठीक है, दस्तावेज विवरण के अभ्यास सिद्धांत का अवलोकन, ठीक है, मानवीकरण आ जाएगा, और फिर कैटालॉगिंग का मानक कोड आ जाएगा। वो जो अपने कैटालॉगिंग कार्ड करते हैं ना, जिसके अंदर CCC होती है और AACR होती है, वो वाला पोर्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। ये केवल और केवल लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd का सिलेबस है। ग्रेड 2nd की सिलेबस जो है 2nd पेपर का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर 3 नंबर पर आपसे चीजें पूछी जाएगी, वो ये चीज है कि इसके अंदर आपको पूछा जाएगा ज्ञान संगठन की विधियां, जिसके अंदर आपके पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत पूछे जाएंगे। इसके अलावा वर्गीकरण के मानक सिद्धांत और उनके प्रयोग पूछे जाएंगे, और फिर पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां आपसे पूछी जाएगी। और इन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो होगी वर्गीकरण की मानक योजनाएं और उनकी विशेषता, जैसे कि CC यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन, DDC यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, DUDC, ठीक है, तो यूनाइटेड डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाएगी। अंकन पूछा जाएगा, जो आप अभी एग्जाम दे रहे हो, थ्योरी एग्जाम दे रहे हो ना, वही चीज़ों के बारे में आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। पुस्तकालय पद्धति, वर्गीकरण मानक, सूचकांक डिजाइन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान भी आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट में विषय वर्गीकरण के सिद्धांत, विषय शीर्षक सूची की विशेषताएं भी आपसे लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का मैं सिलेबस बता रहा हूँ 2nd पेपर का। कौन से पेपर का? 2nd पेपर का। ठीक है, फर्स्ट पेपर का जीके का मैंने बता दिया था। 3rd ग्रेड के अंदर 2nd पेपर का जो आपका सिलेबस होगा वो ये वाला सिलेबस रहने वाला है। ठीक है,
तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी जो आपको मैंने सिलेबस बताया है वो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के सेकंड पेपर का बताया है, उसमें केवल और केवल इतनी चीज़ें जो है वो आएगी। अगर आपने डीएलआईएस कर रखा है और ऊपर से आपने कोई डिग्री कर रखी है तो आप बीएलआईएस के लिए भी मान लीजिए कि अवेलेबल धारणा में होते हैं, यानी कि आप सेकंड ग्रेड लेवल का भी एग्जाम दे सकते हो। तो जो जिस जिसने डिग्री कर रखी है और डीएलआईएस कर रखी है वो सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर का सिलेबस भी मुझसे जान लीजिए। अभी आपके सामने जो सिलेबस है वो सिलेबस आया हुआ है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के सेकंड पेपर का, यानी कि थर्ड ग्रेड का आपको बता दिया, अब लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के बारे में बता रहा हूँ जिसका ये द्वितीय पेपर है। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इंग्लिश में सिलेबस जो है वो दे दिया जाता है, केवल और केवल यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराने वाली संस्था होती है वो केवल और केवल इंग्लिश में सिलेबस देती है, लेकिन मैं इसका हिंदी में रूपांतरण करके आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपसे पहली यूनिट है उसके अंदर जितनी चीज़ें पूछी जाएगी उन चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय भारत और पुस्तकालय विभाग के बारे में पूछा जाएगा, उसके प्रकार जितने भी प्रकार होते हैं सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय के प्रकार को पूछा जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास पूछा जाएगा, डिजिटल पुस्तकालय पूछा जाएगा, पुस्तकालय की 5 नियम जो होते हैं पीएमईएसटी के अलावा जो होते हैं ना कि पुस्तकें उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, ठीक है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। पुस्तकालय विधान यानी कि भारत की आवश्यकताएं, जो कॉपीराइट अधिनियम पूछा जाएगा, बौद्धिक संपदा पूछी जाएगी पुस्तकालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय एवं ईटीसीआई, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके यूनिट 1 के अंदर आती है। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड दोगे तो यूनिट 2 ये अब आ चुकी है नीचे यूनिट 2। मैं इसका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी में आपको बता देता हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी विस्तार से है और आप इसके अलावा भी अन्य आराम से वीडियो को देख कर रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर अब आपके क्या क्या चीज़ें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि आपको इसमें से कौन सी यूनिट छोड़ देनी है क्योंकि उसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी इंग्लिश में, मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं ज्ञान का भंडार। ठीक है, परिभाषा है उसके उद्देश्य गुण। ठीक है, इसके अंदर आएगी वर्गीकरण के विभिन्न योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, विषयों का ब्रह्मांड, वर्गीकरण, मानक सिद्धांत जितने भी हैं वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान संगठन तरीके, पुस्तकालय वर्गीकरण, ठीक है, पुस्तकालय विभाग के सूचकांक और योजना डिजाइन आएंगे और वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत आएंगे और वर्गीकरण की परिभाषा भी इसके अंदर रहने वाली है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और इसमें ये चीज़ें भी पूछी जाएगी जिसके अंदर आपसे वर्गीकरण के सामान्य योजना है, जिसके अंदर सीसी की पीएमईएसटी पूछा जाएगा, कॉमन आइसोलेट पूछा जाएगा। ठीक है, रिलेशंस के बारे में आपसे पूछा जाएंगे, डीडीसी के बारे में पूछा जाएगा, यूडीसी के बारे में पूछा जाएगा। ये आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस याद आ रहा है ना अब इसको देखकर। तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर ये एक यूनिट होती है, परंतु लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर कम से कम 5 यूनिट होती है, तो इन दोनों के सिलेबस में इतना ही फर्क है। उसके अलावा आपको अंकन आवश्यकता, कार्य विशेषताएं, विशेष वर्गीकरण सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे, एक ग्रंथ सूची, कैटालॉगिंग की परिभाषा, ये जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो, अभी जो आपकी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अभी थ्योरी चल रही है ना, वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। सर्च नेम प्रकार पूछे जाएंगे, कैटालॉगिंग कार्ड की संक्षिप्त परिचय आपसे पूछा जाएगा, सूची के रूप में भ्रह और आंतरिक उनके प्रकार भी आपसे पूछे जाएंगे। और अब आ जाती है आपकी यूनिट थर्ड। तीसरी यूनिट के अंदर आपको सूचना स्रोत के प्रकार और गैर दस्तावेजी पूछी जाएगी। उसके अलावा संदर्भ सेवा की अवधारणा आवश्यकता और उसके प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सूचना सेवाओं के आधार आवश्यकता और दस्तावेज का विवरण, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का विवरण हो गया, और आईयूएल यानी कि अंतर पुस्तकालय ऋण के बारे में पूछा जाएगा, और सीएएस के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। फिर आपसे पुस्तकालय संसाधन यानी कि साझाकरण जो होता है, पुस्तकालय का नेटवर्क जो होता है, उसके बारे में सारी जानकारियां जो है ये आपके सिलेबस के अंदर रहने वाली है। फिर आ जाती है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी उसके बारे में अपने क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा प्रबंधन की संकल्पना और परिभाषा और उसका दायरा पूछा जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका संचालन और अधिग्रहण ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय प्राधिकरण और समिति, पुस्तकालय के कार्मिक कार्य और विवरण के बारे में आपसे कंप्लीट यूनिट 4 के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट में यूनिट 4 के अंदर आपके आ जाती है सांख्यिकी। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर आपके आ जाएगी पुस्तकालय भवन के नियम, पुस्तकालय की सांख्यिकी, वार्षिक रिपोर्ट यानी कि जो पूरे साल की रिपोर्ट आती है, और उस सामग्री का रख रखाव किस तरीके से किया जाता है। ये जो आपके थ्योरी एग्जाम से पहले आप जो जो चीज़ें पढ़ कर गए हो ना, वही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, वो बेसिक लेवल की चीज़ें होती है। फिर अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। ये सारा का सारा इंग्लिश में, मैंने इसको हिंदी में रूपांतरण कर दिया, जिसके अंदर यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता और घटक। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी। अब एंट्री हो जाती है अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर आपको हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का वर्गीकरण, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि एक बेसिक लेवल की चीज़ें, इतना स्ट्रेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर का
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा, यूनिट डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि केवल और केवल बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये देखने में ज़्यादा इतने मुश्किल लग रहे हैं परंतु इतने मुश्किल होते हैं नहीं, ठीक है। फिर सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड हो गया, MS डॉस, ये बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। RSCT नहीं की क्या आपने, ये सेम वही चीज़ है। फिर दूरभाष की आवश्यकता, यानी कि नेटवर्क के बारे में। दूरभाष का मतलब समझते हो ना, फोन जो आप सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उसके बारे में पूछा जाएगा, यानी कि इसी दूरभाष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं संचार उपकरण हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वेब पोर्टल हो गया, उनके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं आपके सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें। नेटवर्क अवधारणा, घटक नेटवर्क, ठीक है। टोपोलॉजी के प्रकार हो गए जैसे पैन, लैन, वैन और मैन, ये सारी चीज़ें आपसे कंप्यूटर के अंदर जो है, कंप्यूटर का आपका सिलेबस है उसके अंदर आपसे पूछी जाएगी। यानी कि इसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर अन्य जो सिलेबस होता है ना वो थोड़ा सा अधिक होता है बाकी सिलेबस के मुकाबले। थर्ड ग्रेड के अंदर इतना सिलेबस नहीं होता है। थर्ड ग्रेड के सेकंड पेपर में था क्या, कोई कंप्यूटर था क्या, नहीं था ना। परंतु सेकंड ग्रेड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर के अंदर अभी इंटरनेट की परिभाषा, उत्पत्ति और आवश्यकता आपसे पूछी जाएगी। पुस्तकालय की गतिविधियां और सेवाएं आपसे पूछी जाएगी। पुस्तकालय सचिवालय परिभाषा आवश्यकता आपसे पूछी जाएगी। पुस्तकालय का अनुप्रयोग आपसे पूछा जाएगा। फिर आ जाती है पुस्तकालय की सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर की बुनियादी विशेषताएं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाएगी और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आपका न्यू बेंच कब से स्टार्ट होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब अपने बात लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का आएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब अपने नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 3 क्वेश्चनों पर एक गलत माना जाएगा। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नहीं लिख रखा, बाकी हाँ ये रहा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है, थर्ड ऑफ द मार्क्स ये यहाँ पर काटे जाएंगे, यानी कि 1/3 जो अंक है आपके वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं आपको पास करने के लिए। अगर आप सेकंड पेपर कर रहे हो तो 40% पास करना तो आवश्यकता है, लेकिन अगर आप SC ST या किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का यहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका 35% भी पास होगा तो भी काम चल जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं कि इन सब के बारे में न्यू बेंच कब आने वाला है। ये आपका सिलेबस है, आप आराम से फिर से एक बार इस पर नजर मारिए। फिर अपने करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूं, किसी को भी अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर मैसेज करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा या इस वीडियो की बायो में आपको दे दिया जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ जो नई वैकेंसी आएगी वो कम से कम 11,000 प्लस पद की आएगी, जिसमें से 3,000 पद यूँ मान लीजिए कि थर्ड ग्रेड के होंगे। और बताया जा रहा है कि 2100 पद तक का सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। बाकी हो सकता है कि इससे कम ज़्यादा भी हो जाए, या हो सकता है 7 से 8,000 भी थर्ड ग्रेड के पद आ जाए। परंतु जॉब के लिए मैं आपको बता देता हूँ लाइब्रेरियन के इतने पद जो है वो आएंगे, 11,000 से कम पद तो नहीं आने वाले हैं। बाकी देखो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई दी है कि आप कौन सा एग्जाम पास करके कौन कौन से एग्जाम के अंदर एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से अभी 5,000 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार आपने दिखाया और ऐसी तरीके से प्यार दिखाते रहिएगा और अपने परिवार को और बड़ा करने में मदद करते रहिएगा। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमारा टेलीग्राम आपने चैनल अगर आप तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर आती है इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितनी भी होती है भर्तियों की। जैसे अभी मैंने यहाँ पर न्यूज़ दी थी, वो ये थी, आपको मैं पढ़ा भी देता हूँ जिस पर मैं बात कर रहा था। वो ये थी कि ये टेलीग्राम पर न्यूज़ आई है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लेना, मैं आपको लिंक इसका मैं अंत में बता देता हूँ, QR भी बता दूंगा। अब अपने इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि पुस्तकालय परिवार के अपने ऐतिहासिक क्षण में शिक्षा मनोविज्ञान के 1.28 लाख स्टाफिक पैटर्न पे पुस्तकालय वर्ग की 11,531 पदों का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। ये मेरी टेलीग्राम पर मैंने भेजा है, मैं आपको टेलीग्राम वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट ग्रेड के 588 पद आएंगे, सेकंड ग्रेड के 2,118 पद आएंगे, लेकिन थर्ड ग्रेड के 8825 पद बताए जा रहे हैं। बीच में चर्चा हो रही थी कि कम से कम 3,000 पद भी आ सकते हैं। अभी 3,000 तो फिक्स ही है, बाकी 8885 पद आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इन सबके लिए जो प्रयास जिन्होंने किया था वो था महोदय के प्रयासों और उनकी संघर्ष की जीत जो हुई थी वो सीताराम जाट साहब थे, जिन्होंने संघर्ष किया कि लाइब्रेरियन की भर्ती आनी चाहिए, और उनके प्रस्तावों को सुना भी जा रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या कुछ रिजल्ट आता है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ये आपका QR कोड है, अगर आपको QR कोड से भी सर्च नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल और केवल इतनी सी चीज़ें जो है वो सर्च करनी है, जिसके अंदर आपको लिखना है लाइब्रेरियन लगाकर। उसके लाइब्रेरियन लगाकर जब बीच में इंस्टाग्राम वाला डैश लगाकर बिना किसी स्पेस के क्लासेस लगाओगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, जिसके अंदर आपको भर्ती से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं, यदि आप अभी तक कोर्स नहीं किया और अभी आप करने की सोच रहे हैं तो जुलाई के अंदर 1 जुलाई से फॉर्म जो है वो स्टार्ट
हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप अगर डीएलआईएस और बीएलआईएस कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप कोई भी डाउट आपके मन में मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी चैट सेक्शन भी वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो आप जल्द से जल्द लाइब्रेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। अब अपने बात कर लेते हैं सर कि क्या आप लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड का बेंच लेकर आओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर भर्ती 2026 के अंत तक आ जाती है, दिसंबर तक, तब तो आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। परंतु अगर नहीं आती है तो केवल और केवल, मैंने अपने चैनल के ऊपर भी बायो के अंदर भी मैंने ये चीज़ लिख रखी है कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, केवल और केवल थर्ड ग्रेड के लिए मैं टेस्ट सीरीज ले आऊँगा। जितने बच्चों ने डीएलआईएस किया है या बीएलआईएस किया है, तो थर्ड ग्रेड के लिए मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं फ्री लेकर आऊँगा। टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि मैंने मान लीजिए 500 क्वेश्चन करवा दिए तो मैं 100% बता रहा हूँ 500 में से 180 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एक बार मैंने पैटर्न करेक्ट कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने लाइब्रेरियन के अंदर अच्छी खासी रैंक हासिल कर रखी है। उन्होंने उनके बेसिक आधार पर, उनके नोट्स के आधार पर ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको कोर्स करना है तो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा डीएलआईएस और बीएलआईएस का। यदि आपको ये ग्रेजुएशन के लिए के बाद में अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए केवल और केवल यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के अलावा आपकी क्लासें जो है यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। परंतु यदि 1 जनवरी 2027 के बाद भर्ती की कोई संभावना होती है तो आपके 1 जनवरी से न्यू बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा लाइब्रेरियन क्लासेस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपना यूट्यूब परिवार जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा अपनी तरक्की करेंगे, जिससे आपके आने वाले भविष्य में आपको फ्री क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी बाहर फीस आपसे ली जाती है 5-5, 7-7 हज़ार कोर्स की फीस ली जाती है। उसकी आपको यहीं पर ही लाइब्रेरियन ग्रेड 5 सेकंड और थर्ड ग्रेड की लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और डाउट सॉल्यूशन, हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।